दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा करियर बेस्ड फोन इन लाइव शो नई दिशाएं। आपके साथ मैं हूं प्रतिभा। जी हाँ, कई बार युवाओं के साथ ऐसा होता है कि अपने करियर के चुनाव को लेकर कई बार वो बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं। उनके लिए कौन सा बेस्ट करियर हो, उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो करियर में, इसको लेकर वो कभी कभी बहुत ज़्यादा संशय में होते हैं। आपके इस संशय को दूर करने के लिए हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं नई दिशाएं, जो कि आपके मन मस्तिष्क को एक नई दिशा देगा कि कौन सा करियर आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हर बार हर एपिसोड में हम एक नए करियर ऑप्शन को आपके समक्ष लेकर आते हैं और उसके बारे में तमाम जो बातें हैं आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे बीच एक खास मेहमान मौजूद होते हैं, एक प्रतिभागी मौजूद होते हैं जो कि अपने सवाल हमारे खास मेहमान से करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फोन इन लाइव के माध्यम से आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज जिस करियर ऑप्शन को हम आपके बीच लेकर आए हैं वो है यूपीएससी। जी हाँ, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आखिर यूपीएससी क्रैक कैसे करें, कैसे compete करें इस परीक्षा में, आज इसी को लेकर हमारे बीच एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। चलिए आपको सबसे पहले उनसे मुलाकात करवाते हैं। हमारे बीच आज सबसे खास मेहमान जो मौजूद है आप हैं डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह। आप 2008 बैच में इन्होंने 49th रैंक हासिल किया है और वर्तमान में बिहार सरकार में प्राथमिक शिक्षा विभाग में निदेशक के तौर पर पदस्थापित है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद, थैंक यू। साथ ही साथ दर्शकों हमारे साथ एक प्रतिभागी भी मौजूद है, उनसे भी आपको रूबरू करा दूं। हमारे साथ मौजूद है विजेता, जो कि अपने सवाल जो है हमारे खास मेहमान से करेंगी। ये भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, तो इनके दिलो दिमाग में आखिर कौन से ऐसे सवाल हैं जो कौंधते हैं, जिनका जवाब इनको हमारे खास मेहमान से चाहिए। और साथ ही साथ आपको भी मैं बता दूं कि लगातार एक फ़ोन नंबर जो टोल फ्री नंबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहा होगा। आप उस फ़ोन नंबर पर मिलाकर अपने जो सवाल है यूपीएससी से जुड़े हुए, इस परीक्षा से जुड़े हुए जो सवाल है वो आप हमारे खास मेहमान से कर सकते हैं। आपको एक बार मैं वो नंबर बता दूं, टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171 यानी कि 1800-3456-171। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार ये नंबर फ्लैश हो रहा है और अपने दिल दिमाग में जो भी सवाल हमारे युवाओं के दिमाग में है यूपीएससी को लेकर, उन तमाम सवालों के जवाब हमारे खास मेहमान देंगे। तो चलिए अपने जो सवालों की जो शुरुआत है मैं यहाँ से करती हूँ। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कोई भी युवा, उनके दिल दिमाग में बहुत सारी जो बातें चलती रहती हैं, ख़ास करके यूपीएससी की बात करें, काफ़ी टफ परीक्षा मानी जाती है इसको। क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए किसी कैंडिडेट में, किसी युवा में कि वो यूपीएससी की तैयारी करें? सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि जो जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनमें एक तो डेडिकेशन होना चाहिए, एक कमिटमेंट होना चाहिए प्रिपरेशन को लेकर, क्योंकि ये एक बहुत ही हार्ड एग्ज़ाम्स है और कहा जाता है कि ये वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। ऐसे में प्रिपरेशन जो है वो उसकी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है। कई बार हताशा और निराशा भी आती है, कई बार हम प्रीलिम्स करते हैं, फिर मेंस जाते हैं, इंटरव्यू के बाद फिर फाइनल रिजल्ट नहीं होता है। इसमें कंटिन्यू लगे रहने की ज़रूरत है। साथ में इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई टॉपर स्टूडेंट है वही इसमें क्रैक कर सकता है। यूपीएससी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, एक कमिटमेंट होनी चाहिए, एक लगन, एक हार्ड वर्कर जो स्टूडेंट्स है उसको इसमें तैयारी करनी चाहिए। और मैं ऐसा हमेशा मानता हूँ कि अगर तैयारी करनी है तो हमेशा ऑलवेज ऊपर की तैयारी करनी चाहिए, यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, बड़ी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ एक बार मिला है, उसमें सबसे बेस्ट जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करेंगे तो ऑटोमेटिक अगर उसमें हम सक्सेस नहीं भी होते हैं तो उसके नीचे वाले एग्ज़ाम में हम सक्सेस हो जाते हैं। तो इतनी सारी क्वालिटी जो है स्टूडेंट्स में होने चाहिए। जी चलिए, तमाम क्वालिटीज़ जो है बताई रणजीत जी ने कि कैसे जो डेडिकेशन है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके अंदर होना। लगातार एक फ़ोन नंबर फ्लैश कर रहा है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, आप उस नंबर को मिलाइए और हमारे ख़ास मेहमान जो मौजूद है, और आज का विषय जो है यूपीएससी में की तैयारी कैसे करें, क्या कुछ करें। एक कॉलर हमारे बीच इस वक्त मौजूद है, चलिए उनको लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रहा था, मेरा बेटा है क्लैट के थ्रू लॉ कर रहा है जी, और वो यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं जी। तो मेन सब्जेक्ट में क्या लॉ रख सकते हैं, कर सकते हैं यूपीएससी की तैयारी? जी सवाल आपने सुना रणजीत जी। लॉ सब्जेक्ट रख के बिल्कुल यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मेंस में सब्जेक्ट का चयन करना होता है। एक ऑप्शनल पेपर होता है जो कि 250 मार्क्स का एक पेपर होता है। टोटल एक ऑप्शनल पेपर जो है 500 का होता है। लॉ पेपर को रख के हम लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जी बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉ पेपर को भी रखकर आप तैयारी कर सकते हैं। ये सवाल का जवाब था। हमारे बीच हमारी एक प्रतिभागी भी मौजूद है जो कि यूपीएससी की तैयारी करने वाली हैं और एस्पिरेंट हम कह सकते हैं। क्या सवाल है आपका विजेता हमारे खास मेहमान? सर, मैंने पिछले ईयर अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो मुझे ये पूछना था कि मुझे पीटी क्रैक करने के लिए कौन से मैगजीन्स से पढ़ने चाहिए जिससे मैं क्वालिफाई कर जाऊँ? सबसे पहले तो चूँकि आपने जस्ट ग्रेजुएशन अभी आपने पूरा किया है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। 6 से लेकर 12 क्लास स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी बुक्स होती है उससे स्टार्ट करना चाहिए। और जो भी आप पढ़ें उसमें हमेशा जो है रेड पेन से उसमें मार्क करें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको नोट डाउन करते जाएं, ताकि रिवीजन के समय जो है वो आसानी होती है। सेकेंड थिंग है कि जो आप मैगजीन की बात कर रही हैं, तो मैगजीन बहुत सारे मार्केट में है, लेकिन बहुत सारे मैगजीन्स को कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। मैगजीन जो सिलेक्टिव मैगजीन्स है उसी को लेना चाहिए। जैसे सिविल सर्विस टाइम्स एक मैगजीन से इंग्लिश में आती है, और हिंदी में देखना हो तो प्रतियोगिता दर्पण एक मैगजीन्स आती है, उसको पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एडिटोरियल पेज होता है उसको पढ़ना चाहिए। उससे आपका एक जो विचार है, ओपिनियन है, वो बनता है। इसीलिए उन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। सेकेंड है कि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में, बहुत सारी मैगजीन्स है, बहुत सारी बुक्स है, लेकिन आपको कितना पढ़ना है ये देखना, और सबसे ज़रूरी होता है कि क्या नहीं पढ़ना वो जानना ज़रूरी होता है। इसलिए जानने यह जरूरी है कि क्या पढ़ना है, इसलिए सिलेक्टिव पढ़ने की जरूरत है। यानी मैगजीन्स जो है वो सिलेक्टिव है, उनको पढ़े। अभी इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहा है हमारे साथ। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं आप, बताइए। हाँ, मैं स्नेहा बोल रही हूँ, नालंदा जिला से। जी और जी स्नेहा, अपना सवाल कीजिए। हाँ, मुझे जो कि पूछना ये था कि यूपीएससी में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लिया जा सकता है और उसका मतलब शुरुआत कहाँ से किया जाए? जी स्नेहा, आप यूपीएससी में बिल्कुल इकोनॉमिक्स पेपर रख सकती हैं मेंस में, और उसकी शुरुआत जो है आप 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स है उससे आप स्टार्ट कर सकती हैं। उसके अलावा जो है फाड़िया की बुक आती है, वो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसको आप लेके स्टडी स्टार्ट कर सकती हैं। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, उसके बाद टेक्स्ट बुक जो है उसकी आप पढ़ाई करिए। और मेंस में आपको फ़ायदा तो होता ही है, प्रीलिम्स में भी बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है, तो ऑप्शनल के रूप में इकोनॉमिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है। जी, यानी कि एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं उनका अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये बात आपने बताई। अच्छा रंजीत जी, एक सवाल जो बहुत ही जनरल सवाल है, ये मैं तमाम जो हमारे युवा हैं उनके बिहाफ पे मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ कि स्ट्रैटेजी की बात होती है, तो कई बार लोगों को लगता है कि शायद दिन भर पढ़ने से वो यूपीएससी कम्पीट कर पाएंगे। क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनानी होती है उनको, ये आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, पढ़ाई का जो मैं तरीका समझता हूँ, जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, पढ़ने का एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले आप अध्ययन करें, चिंतन करें और फिर लेखन करें। यदि कोई भी वर्ल्ड का कोई भी एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको अध्ययन करना होगा, यानी कि आप रीडिंग डालिए। उसके बाद चिंतन करिए। चिंतन करने यानी आपने जो पढ़ाई की है उसके बारे में सोचे, बार बार सोचे कौन सा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्या क्या आपने पढ़ाई की है। देन फिर उसको राइटिंग में आपको लाने के लिए रिटर्न आपको लिखना है, यानी कि लेखन का वर्क करें। अगर ये 3 प्रोसेस अगर आप करते हैं कंटिन्यू सीक्वेंस वाइज, तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी जो है प्रॉपर हो पाएगी। और दूसरी बात है कि जो स्ट्रेटजी की जहाँ तक सवाल है, हमेशा जो है वो टेक्स्ट बुक पे फोकस करना चाहिए, गाइड या दूसरे जो बुक्स होती है उससे दूर होना चाहिए। और हमेशा जब भी आप पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ लिखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि आपको ज़्यादा याद हो। जब भी आप पढ़ें तो अगले दिन मॉर्निंग का जो टाइम होता है, आपने जो कल पढ़ाई की है उसको रिवीजन में ज़रूर डालना चाहिए। रिवीजन जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर भी होगा, याद भी ज़्यादा होगा। मंथ के लास्ट का जो वीक होता है, 4 वीक में से लास्ट का, उस वीक में पूरे 3 वीक में आपने जो पढ़ाई की है उसका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी होता है। पूरी स्ट्रेटजी इस तरह से अगर आप रखते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होता है, और आप चाहे तो ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स का उसका प्रैक्टिस भी करना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि रिवीजन बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस वक्त। एक रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो 3 वीक में उन्होंने पढ़ा है उसको लास्ट वीक में रिवाइज करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विजेता, और क्या सवाल आप करना चाहिए? सर, मुझे पूछना था कि मेंस में कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए जिससे मुझे अच्छे स्कोर मिले? ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये क्वेश्चंस है कि मेंस में सब्जेक्ट को लेकर बिल्कुल एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब मैं भी प्रिपरेशन करता था तो हर साल जो टॉपर होते थे, जो पेपर रखते थे, उसी पेपर को मैं अडॉप्ट करता था, पढ़ता था, फिर नेक्स्ट ईयर कोई होते थे उसको पढ़ता था।
मेंस के सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए मेरे हिसाब से 3 ऐसे जो है स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पहला ये कि आपका बैकग्राउंड यानी कि आपने ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट में आपने किया है। दूसरा होता है कि इंटरेस्ट, आपकी रुचि अभिरुचि जो है किस सब्जेक्ट में है। और तीसरा होता है गाइडेंस, यानी कि किसमें आपके सीनियर्स या टीचर आपको गाइड कर सकते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें जिस भी सब्जेक्ट में मैच करता हो उस पेपर को ही लेना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और उनको हिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन अगर उसमें इंटरेस्ट है और गाइडेंस है तो लेना चाहिए। यानी कि 3 जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, 3 में से यदि 2 चीज़ें मैच करती हो तो निश्चित रूप से वो पेपर को ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि जितने भी हमें सुन रहे हैं अभी या देख रहे हैं अभ्यर्थी, उनको समझना चाहिए कि ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करने का यही 3 बेस होता है। अगर इस 3 बेस के आधार पर अगर आपने किया है तो निश्चित रूप से आपने बेटर सब्जेक्ट का चुनाव किया है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में स्कोरिंग होता है और हर सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि विषयों का जो चुनाव है वो बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। और दर्शकों, आप भी अपने सवाल जो है हमारे खास मेहमान से कर सकते हैं। लगातार एक नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर को मिलाइए। और अगर यूपीएससी की तैयारी करने में आपको भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है या वो युवा, बिल्कुल एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो 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 जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से बोल रहे हैं, बताइए सवाल। जी मैं कौशल किशोर, मैं बांका से बोल रहा हूँ जी। मैंने पिछले वर्ष पटना यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी से ऑनर्स किया है। जी, थोड़ा जोर से बोलिए। जी जी, और मैं सर रंजीत सर को बहुत दिन से फॉलो करता हूँ सर का, मैं बहुत चलिए, थैंक यू। तो मेरा प्रश्न ये है कि सर ज्योग्राफी के लिए किस बुक से तैयारी चालू किया जाए? जी, ज्योग्राफी को लेकर इनका सवाल है, यानी भूगोल को लेकर। ज्योग्राफी जैसे आप तो जानते होंगे, फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप शायद आपने मेरा क्लास भी लिया होगा। तो ज्योग्राफी को लेकर मैं यह कहना चाहता हूं कि ज्योग्राफी आप सबको पता है कि बहुत ही स्कोरिंग पेपर है, पहली बात। दूसरी बात है कि जो आप प्रीलिम्स में जीएस का जो पोर्शन है उसमें ज्योग्राफी का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा पेपर है, लेकिन उसमें सिलेक्टिव हुआ जा सकता है। ज्योग्राफी के लिए आप जानते हैं कि जो इम्पोर्टेंट बुक्स है वो सविंदर सिंह की बुक्स है, डीएस लाल की बुक्स है, उसको देख सकते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बुक्स आती है, गोपाल सिंह की बुक्स है, ममोरिया के बुक्स है। बुक्स के बारे में आपको पता है, लेकिन एक चीज़ मैं इसमें आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि कोई भी बुक्स को थ्रू जो है आपको नहीं पढ़ना चाहिए। पूरी बुक्स को पूरा नहीं पढ़ना चाहिए, उस बुक्स का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसी को पढ़ना चाहिए। ये मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर पूरी बुक्स को पढ़ते रहेंगे तो साल के साल निकल जाएंगे और आप क्लियर नहीं कर पाएंगे एग्जाम। तो हर बुक्स में कुछ खास जो चैप्टर होते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके भी सवाल को हम ले लेते हैं। हेलो 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 जी, आपका क्या नाम है और आपका क्या सवाल है, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम अंकित है, मैं सीतामढ़ी से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल सर से यह है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए आदर्श समय क्या होता है? आदर्श वक्त कौन सा होता है? देखिए, जब जागो तभी सवेरा। आप जब से तैयारी शुरू करते हैं तभी से समझिए कि आदर्श टाइम होता है। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत अच्छा समय है। ग्रेजुएशन अगर आपने कर लिया है फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदर्श टाइम तो बस ग्रेजुएशन जब आप कर रहे होते हैं तभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कम से कम होनी चाहिए, ताकि प्रॉपर जो है उस पर समय दिया जा सके। जी, यानी कि आपके सवाल का ये जवाब है कि निरंतर 8 से 10 घंटे की जो पढ़ाई है प्रतिदिन, यानी कि रोज़ आप करें और बिल्कुल कंसंट्रेशन और डेडिकेशन के साथ करें तो यूपीएससी का जो मुकाम है आपके लिए बिल्कुल भी दूर नहीं होगा। खैर, लगातार एक टेलीफोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर टोल फ्री नंबर है वो लगातार फ्लैश कर रहा है। आप उस नंबर से मिलाकर अपने जो सवाल है यूपीएससी से जुड़े हुए वो हमारे खास मेहमान के साथ कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं विजेता के पास। विजेता, क्या कुछ और सवाल है जो आप करना चाहेंगे? सर, मुझे पूछना था कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप पीटी क्वालिफाई कर जाते हो, मेंस क्वालिफाई कर जाते हो, पर इंटरव्यू में फेल हो जाते हो। तो इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? देखिए, इंटरव्यू की तैयारी जो है वो हमारी पर्सनालिटी की पूरा रिफ्लेक्शन है। उसकी कोई खास तैयारी नहीं होती है, बल्कि यह कहा जाए कि जब से प्रिपरेशन शुरू करते हैं तब से हमारी इंटरव्यू की तैयारी शुरू होती है। इंटरव्यू के लिए खास तौर पे ध्यान रखना होता है कि हमने जो ग्रेजुएशन किया है या पीजी किया है उस सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ हो। अपने जो होम टाउन है उसके बारे में, होम स्टेट है उसके बारे में डिटेल्स, आपकी हॉबीज है उसके बारे में पूरे डिटेल्स होने चाहिए। आप इंटरव्यू में फेल करते हैं ऐसी बात नहीं होती। अगर आपके रिटर्न मार्क्स
मेंस में कम होते हैं और इंटरव्यू में भी कम हो जाते हैं तो आप फेल करते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा लेकिन रणजीत जैसे ही जी। आप वो मेंस में अच्छा मार्क्स लाते हैं, इंटरव्यू में कम भी होता है तो आप सिलेक्ट होते हैं। थोड़ा सा यहाँ रोकना चाहूंगी, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जी हेलो। हेलो हेलो जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? अपना सवाल कीजिए। हेलो, मेरा नाम शुभम है। जी आपका क्या नाम है? अपने टेलीविजन का वॉल्यूम थोड़ा सा आप कम कर लीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल बेबाकी से कर सकते हैं। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर जी जी हाँ हेलो मैम, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैम मैं साइंस में कुछ जल्दी याद नहीं कर पाता हूँ। क्या नहीं कर पाते? याद वो नहीं कर पाते हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं, फैक्ट्स हैं जो उनको शायद याद करने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, याद की जो समस्या है वो उसको भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, याद के लिए मेरे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि याद करने का अच्छा तरीका मैं बता सकता हूँ। देखिए, याद करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होती है कि जो भी चीज़ आपको याद करना है उसको इमेजिन करिए। और दूसरी बात है रिवीजन जितना मैक्सिमम होगा। मैंने अभी बताया है कि रिवीजन करेंगे, जैसे आप कल पढ़ा हुआ आप मॉर्निंग में पढ़ेंगे, फिर नाइट में सोने से पहले आप रिवीजन करेंगे तो आपको याददाश्त जो है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी चीज़ आपको याद नहीं हो रहा है, एक छोटे से पॉकेट डायरी रखें, जो पॉकेट में रखें, और जब भी आपको मन हो, समय निकले, आप पॉकेट डायरी निकाल के और आप याद करते रहें। इसके अलावा जहाँ भी आप सोते हैं, इवन कि मैं तो बोलता हूँ बाथरूम में भी जहाँ जगह हो वहाँ पे जो चीज़ें याद नहीं हो रही है उसको आप वहाँ चिपका के रखेंगे, विदिन 3 डेज आपको याद हो जाएगा, फिर दूसरी चीज़ें आप चिपका सकते हैं। यानी कि बार बार उस चीज़ को देखते हैं, किचन रूम, बेड रूम, बाथरूम तक जहाँ भी आपको याद जगह मिलता है वहाँ पे चिपकाएंगे तो निश्चित रूप से आपको याद होता जाएगा। दूसरा है कि फॉर्मुलेट करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, लंबी लंबी चीज़ें याद नहीं होती है तो फार्मूला बना के रखिए। फार्मूला के हिसाब से उसको अगर आप रखेंगे तो फार्मूला याद हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो पॉइंट्स भी आपको याद होते जाएंगे। अगर इसको आप अपनाते हैं तो आपकी जो समस्या है कि याद नहीं होती है वो आप ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। जब भी पढ़ाई करें कंसंट्रेट करके पढ़े। आप 2 घंटा ही पढ़े लेकिन खूब अच्छे से पढ़े, अदरवाइज क्या होता है कि वो याद नहीं होता है, ध्यान नहीं देने के चलते भी याद नहीं होता है। और थर्ड थिंग, पढ़ते समय कुछ नोट डाउन करते चले जाएंगे, ड्रॉ करते जाएंगे, डायग्राम बनाएंगे और मैप से भी पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है याद, जो कहते हैं कि याद नहीं होती है, 100% याद होगा, जो मैंने आपको 5-6 तरीके बताए जी। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो 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 जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? अपना सवाल कीजिए हमारे मेहमान के साथ। हेलो हाँ हेलो, मैं जी हेलो हाँ हेलो, हम से बोल रहे हैं। पटना से बोल रहे हैं, जोर जी, से बोलिए। जी। सवाल कीजिए अपना। हेलो, आपका सवाल क्या है? जैसे बीए में कौन विषय से ऑनर्स करेंगे तो बीपीएससी में अच्छा होगा? एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएंगे? बीए में किस विषय से ऑनर्स करेंगे? अच्छा, बीए में कौन सा सब्जेक्ट आप लेना चाह रहे हैं? बीए में यानी ग्रेजुएशन में आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं? तो 10+2 अगर सपोज डेट आपने साइंस से किया हो, कॉमर्स से या आर्ट्स से किया होगा, तो बीए में वो सब्जेक्ट लीजिए जो सब्जेक्ट से आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, उस सब्जेक्ट को आप चूज करिए। अभी कुछ समय पहले ही मैंने अभी बताया है कि किस तरह से आपको सब्जेक्ट को चूज करना है, तो वही सब्जेक्ट आप चूज करिए जो आपको मदद करे यूपीएससी के लिए। तो मैं अगर 3-4 सब्जेक्ट आपको बताता हूँ, जैसे हिस्ट्री रख सकते हैं, ज्योग्राफी रख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स रख सकते हैं। 4 में से कोई पेपर जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो उसको रख के आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। चलिए, यानी कि जो तैयारी है कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन से ही आपको शुरू कर देनी है, कमर कस लेना है आपको ग्रेजुएशन लेवल से ही कि आखिर किन विषयों का आप चुनाव करते हैं, उन विषयों को आप आगे रख सकते हैं। एक टोल फ्री नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर को मिलाइए और आपके जो सवाल है यूपीएससी क्रैक करने को लेकर, आप वो सवाल हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे आप उसका जवाब मांग सकते हैं। रणजीत जी, बिहाफ ऑफ एवरी यूथ, हर एक छात्र जो कि यूपीएससी कम्पीट कर रहा है, करने की कोशिश में है या उस जुगत में लगा हुआ है, उनके माध्यम से मैं ये सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कोचिंग को शायद एक अहम हिस्सा मानते हैं तैयारी का, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, क्योंकि कोचिंग एक वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आपको एक ग्रुप मिलता है, ग्रुप में फिर आप देखते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करें, ग्रुप के लिए अच्छा है। देन फिर
आप इनिशियल जब आपकी तैयारी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, उस स्टेज में जो है कोचिंग ऑलवेज आपको हेल्पफुल होता है। लेकिन अल्टीमेटली जो आप रूम में अपने स्टडी टेबल पे जो आप पढ़ाई करते हैं वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कराता है, क्योंकि कोचिंग क्लासेज में आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, देन फिर आके अपने स्टडी रूम में फिर से उसको पढ़ना पड़ता है, यानी कि डबल टाइम उसमें आपको किल होता है। तो सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। हमने तो कोई कोचिंग क्लासेज नहीं किए हैं, लेकिन जो लोग जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको कोचिंग क्लासेज, उसमें भी जो स्टैंडर्ड कोचिंग क्लासेज है, क्योंकि कुकुरमुत्ते की तरह पटना में बहुत सारे कोचिंग क्लासेज है, उनसे बचना चाहिए। जो अच्छे कोचिंग क्लासेज है, जो अच्छे टीचर्स हैं, वहीं जाना चाहिए, अदरवाइज आपका टाइम किल होगा। बिल्कुल, यानी कि सही कोचिंग क्लास का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप सेल्फ स्टडी पे कितना ध्यान देते हैं। विजेता, क्या सवाल है आपका? सर, ऐसा बोला जाता है कि आपको यूपीएससी क्रैक करने के लिए आपको दिन रात पढ़ना पड़ता है, तो कितने घंटे एक एस्पिरेंट को देना चाहिए ताकि वो क्वालिफाई कर जाए एग्ज़ाम? देखिए, मैं आपको बताऊं कि यूपीएससी के लिए एक ड्रीम जो है यूपीएससी करना, क्वालिफाई करना, वो दिन रात पढ़ने की जहाँ तक सवाल है तो दिन रात पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिन रात जीने की ज़रूरत है। आप जब भी सोए उठे जागे आप यूपीएससी के बारे में ही आप सोचते रहे हमेशा, लेकिन पढ़ाई कम से कम जो है 8 से 10 घंटे की आपकी होनी चाहिए। 8-10 घंटे में ही जितना आपको लगता है उतना पढ़े, बाकी समय में आप चिंतन करें कि क्या क्या आपने पढ़ाई की है। 8 से 10 घंटे की पढ़ाई जो है वो इनफ है, और 2 साल की स्टडी कम से कम होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी कि 8 से 10 घंटे की पढ़ाई और 2 साल की जो रिगोरस मेहनत होती है, लगातार मेहनत, आपको डेडिकेशन देना पड़ता है। एक टेलीविजन स्क्रीन पर आपके एक नंबर जो है लगातार टोल फ्री नंबर है, आप अपने सवाल हमसे उस टोल फ्री नंबर पर मिलाकर कर सकते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे बीच जुड़ रहे हैं। हेलो 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 मैम, जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम कुंदन कुमार, बेगूसराय जिला से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल कीजिए कुंदन। सर, मैम बोले अभी 12th का एग्जाम दे, उसके बाद सोच रहे हैं यूपीएससी कैसे क्रैक करें, जो कौन विषय बेहतर रहेगा? बिल्कुल, ज़्यादातर सवाल यही है कि 12th का एग्जाम उन्होंने दिया है, यानी इंटरमीडिएट दिया है, और यूपीएससी की सोच रहे हैं वो। आज आपने 10+2 किया है और अभी आप ग्रेजुएट करेंगे और फिर आप तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत परफेक्ट टाइम है आपकी प्रिपरेशन के लिए। और एडमिशन जो है आप ग्रेजुएशन में आर्ट्स पेपर स्पेशली जो है मैंने अभी बताया था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स से एडमिशन, कोई भी सब्जेक्ट में आप ऑनर्स में एडमिशन ले लें। और फिर सब्सिडी में भी जो पेपर होता है इसी आर्ट्स पेपर, जो 4 पेपर में बता रहा हूँ उसमें से ले सकते हैं। और एनसीईआरटी की बुक से अभी से स्टडी आप स्टार्ट कर दें, पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए 1 महीना काफ़ी होता है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। सो 11 महीना कम से कम यूज करना चाहिए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, जो मैं हमेशा बताता हूं सबको। जी, यानी कि बिल्कुल डेडिकेशन, 11 महीने की तैयारी और लगभग 2 साल की तैयारी आपने बताई, और 8 से 9 से 10 घंटे लगातार डेली पढ़ाई। विजेता, क्या सवाल आपका है? आप मैं पूछना चाहती हूँ कि हर जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं उनकी एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी होती है। सर, आपकी सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, सीक्रेट स्ट्रैटेजी का जहाँ तक सवाल है उसमें वो ये होता है कि हम कंटिन्यू स्टडी करते रहते हैं। जब भी जैसे मैंने पीटी के बाद फिर अगर आपका मेंस नहीं होता या मेंस के बाद इंटरव्यू में आप जब हार जाते हैं तो कंटिन्यू हम तैयारी करते रहते हैं। और हमेशा जो है वीक में एक दिन आपको लो फील होना या कई बार आपको लगेगा कि हमसे होगा या नहीं होगा। बिल्कुल, आपकी सीक्रेट स्ट्रैटेजी जो है वो हमें भी बहुत उत्सुकता है जानने के। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो 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 जी, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं, आप बताइए। जी, मैं सिमरन राणा बोल रही हूँ। अच्छा, आपका क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है कि मैंने एमए किया है एजुकेशन से, तो मैं मुझे आगे क्या करना चाहिए? एमए कौन सब्जेक्ट है? एमए एजुकेशन से उन्होंने किया है। अच्छा, आगे आप तैयारी कर सकती हैं। और सब्जेक्ट जो है आप जब जैसा मैंने बताया था, आप सब्जेक्ट का चुनाव करके एनसीईआरटी बुक्स और जो सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हैं उसकी तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर यूपीएससी की तैयारी आप करना चाह रही हैं तो एमए की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैच्योरिटी लेवल एक आपकी आ गई है तो समझ भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन भी कर सकती हैं। बिल्कुल, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन कर सकती हैं, क्योंकि मास्टर्स लेवल पे आने के बाद अमूमन कोई भी छात्र हो जो वो उतना परिपक्व हो जाता है। आपकी सीक्रेट स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि हमेशा मैं पढ़ाई जो है वो घंटों में मैं अलग अलग समय में बांट के रखता था। मॉर्निंग का टाइम हमेशा मैं जीएस पे फोकस करता था,
दोपहर का टाइम होता है जो लेजी टाइम होता है, खाना खाने के बाद वो हमेशा लगता है कि सोने की, या फिर उस समय में मैं हमेशा राइटिंग प्रैक्टिस करता था ताकि जो है सो नींद नहीं आए। और इवनिंग के टाइम में मैं मैगजीन पढ़ता था और 1-2 घंटे फ्रेंड के साथ डिस्कशन करके, और नाइट में फिर 12 बजे में सोता था। तो ये पूरी मेरी स्ट्रेटजी थी और इसी के हिसाब से मैं चलता था। और जब भी मुझे लगता था कि मैं वो पढ़ने से मुझे बोर हो रही है या फिर पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, तो बगल में अपने फ्रेंड के रूम में जाके जो मैंने पढ़ाई की थी उसको पढ़ाना शुरू कर देता था, तो मेरा रिवीजन हो जाता था। तो कुल मिला के कुछ ऐसी स्ट्रेटजी हमने रखी थी जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो गेन कर पाए थे। बिल्कुल, यानी कि हर किसी को अगर यूपीएससी क्रैक करना है, जिन लोगों को, जिन छात्रों की ये ख्वाहिश है कि वो यूपीएससी कम्पीट करे, तो उनको कोई ना कोई स्ट्रैटेजी अपने लेवल पे बनानी होगी, पूरी समझ के साथ और पूरी मेहनत के साथ और पूरे जज्बे के साथ। फिलहाल हमारे ख़ास मेहमान आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे रणजीत। चलिए, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। विजेता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई हमारे कार्यक्रम में। तो दर्शकों, नई दिशाएं ये जो कार्यक्रम है अगले शुक्रवार को फिर आपके सामने हाजिर होगा एक नए और बेहतर करियर ऑप्शन के साथ और आपकी तमाम दुविधाओं को दूर करेगा। फिलहाल मुझे यानी कि प्रतिभा को आज के इस एपिसोड में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।